नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों के विषय में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंशों में हिंद यूनानियों का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। वस्तुतः ये आक्रांता थे, किंतु धीरे धीरे करके ये भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो मौर्य काल के पश्चात जब मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, जिसका फायदा उठा करके धीरे धीरे जो पश्चिमी क्षेत्र के आक्रांता थे वो भारत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हिंदू कुश पर्वत को पार करके धीरे धीरे वो तक्षशिला के रास्ते होते हुए भारत के क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। तो इन हिंद यूनानियों के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। हिंद यूनानी इतिहास को जानने के स्रोत। पहला साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में मिलिंद पन्हो, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्खु नागसेन और इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर के मध्य दार्शनिक वार्तालाप हुआ था, जिसके पश्चात मिनेंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसी तरीके का संदर्भ क्षेमेंद्र की पुस्तक अवदान कल्पलता में भी मिलता है। दूसरा साक्ष्य है अभिलेखीय साक्ष्य। रेह, जो कि फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से रेह नाम का एक अभिलेख मिला हुआ था, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने उस समय कहा था कि इस अभिलेख का संबंध इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर से है और उन्होंने इसका संबंध मिनेंडर से स्थापित किया। तीसरे हैं सिक्के। हिंद यूनानियों के बहुसंख्यक सिक्कों की प्राप्ति भारत के अनेक क्षेत्रों से होती है, जिनमें पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। इनके सिक्कों को द्रख्म अथवा द्रम कहा जाता था। अब हम थोड़ी सी चर्चा इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कर लेते हैं। इतिहास। पार्थिया तथा बैक्ट्रिया में सेल्यूकस द निकेटर का साम्राज्य था। उसके दो प्रांत थे, एक का नाम पार्थिया और दूसरे का नाम बैक्ट्रिया था। पार्थिया और बैक्ट्रिया की स्वतंत्रता को लेकर प्रायः विद्रोह हुआ करते थे। पार्थिया के विद्रोह का नेता अरेक्सेस तथा बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायोडोटस था। अंततः अंतियोक तृतीय ने लगभग 223 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के मध्य इन दोनों प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस हुआ। इसने सोगडीनिया से लेकर मर्जीनिया तक के क्षेत्र पर शासन किया। इसकी मृत्यु के पश्चात उसके अवयस्क पुत्र की हत्या कर यूथिडेमस नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने सत्ता हथिया ली।
यूथिडेमस। रोमन लेखक पोलिबियस के विवरण से यह पता चलता है कि यूथिडेमस की राजधानी बैक्ट्रिया अथवा जेरियस्पा को सेल्यूकस वंशी अंतियोक तृतीय ने घेर लिया। 2 वर्ष के घेरे के बाद 206 ईसा पूर्व के लगभग दोनों में संधि हो गई। एंटियोकस ने यूथिडेमस को बैक्ट्रिया का राजा मान लिया तथा उसने उसके पुत्र डेमेट्रियस के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तत्पश्चात एंटियोकस हिंदू कुश पार कर काबुल के मार्ग से भारतीयों के शासक सोफेगसेनस अथवा सुभगसेन के राज्य में पहुंच गया। भारतीय नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे लगभग 500 युद्ध के हाथी उपहार में दिए। इसके बाद एंटियोकस सीरिया लौट गया। संभवतः यह भारतीय नरेश अशोक का कोई उत्तराधिकारी था। यूथिडेमस का साम्राज्य हिंदू कुश तक ही सीमित था। किसी भी लेखक ने यवनों को भारतीय विजय के प्रसंग में उसका नामोल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः इंडो यूनानियों की भारतीय विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस के समय से ही प्रारंभ होता है। डेमेट्रियस 190 ईसा पूर्व के लगभग यूथिडेमस की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र डेमेट्रियस बैक्ट्रिया के यवन साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। वह एक महान विजेता तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल सेना के साथ हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर सिंध तथा पंजाब के प्रदेशों को विजित कर लिया। डेमेट्रियस का भारत के साथ संबंध कुछ साहित्यिक तथा पुरातत्वीय प्रमाणों द्वारा भी सूचित होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था और इस प्रकार आक्रमण का नेता डेमेट्रियस माना जाता है। इसका उल्लेख अनेक भारतीय ग्रंथों, पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम आदि में प्राप्त होता है। इन ग्रंथों के अनुसार यवन, साकेत, माध्यमिका अथवा चित्तौड़, पांचाल तथा मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक बढ़ आए थे, परंतु वे मध्य प्रदेश में अधिक दिनों तक न ठहर सके और उन्हें शीघ्र ही देश छोड़ना पड़ा। पश्चिमी पंजाब तथा सिंधु के निचली घाटी में डेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम कर लिया। इन प्रदेशों से उसकी ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में लेख महारजस, अपरतिजस, दिमेत्रियस उत्कीर्ण मिलता है। बेसनगर से प्राप्त एक मुद्रा पर तिमित्र उत्कीर्ण मिलता है। क्रमदीश्वर के व्याकरण में दत्तमित्री नामक एक नगर का उल्लेख मिलता है जो सौवीर अथवा निचली सिंधु घाटी प्रदेश में स्थित था। संभवतः इसी की स्थापना डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। ऐसा लगता है कि उसने शाकल पर पुनः अधिकार कर लिया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में दिमित नामक किसी यवन राजा का उल्लेख मिलता है। काशी प्रसाद जायसवाल ने इसकी पहचान डेमेट्रियस से की है, परंतु यह संदिग्ध है। इस प्रकार डेमेट्रियस ने ऑक्सस रिवर से सिंधु रिवर तक के प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था। यूक्रेटाइडिस। जिस समय डेमेट्रियस अपनी भारतीय विजयों में फंसा हुआ था, उसी समय यूक्रेटाइडिस नामक किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने
उसके गृह राज्य बैक्ट्रिया में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया तथा 171 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया डेमेट्रियस के अधिकार से जाता रहा। डेमेट्रियस एक बड़ी सेना के साथ बैक्ट्रिया पहुंचा, परंतु 4 महीने के घेरे के बाद भी उसे सफलता न मिल सकी। डेमेट्रियस के अंतिम दिनों के विषय में हमें पता नहीं है, या तो वह यूक्रेटाइडिस के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया अथवा विद्रोह का दमन करने में असफल होने पर उसने अपने अंतिम दिन भारत में ही व्यतीत किए। स्ट्रैबो के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि यूक्रेटाइडिस ने अपने को बैक्ट्रिया से 1000 नगरों का शासक बना लिया। जस्टिन के अनुसार उसने भारत के सिंध प्रदेश की विजय की थी। उसके सिक्के पश्चिमी पंजाब से पाए गए हैं। उनमें यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में लिखा हुआ है। स्ट्रैबो के अनुसार यूक्रेटाइडिस झेलम नदी तक बढ़ आया था। यूक्रेटाइडिस तथा उसके वंशज झेलम नदी तक फैल गए थे। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। यूथिडेमस के वंशज झेलम से मथुरा तक फैले हुए थे तथा इनकी राजधानी शाकल अथवा पाकिस्तान का सियालकोट थी। मिनेंडर। इंडो यूनानी शासकों में मिनेंडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अनेक क्लासिकल लेखकों स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने मिनेंडर की गणना महान यवन विजेताओं में की है। उसका एक लेख शिवकोट, जो कि बाजौर घाटी में प्राप्त हुआ है, एक धातुगर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ था। इससे सूचना मिलती है कि बाजौर क्षेत्र या पेशावर के क्षेत्र में उसका अधिकार था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित रेह नामक स्थान से एक अन्य लेख मिला है। इसका संबंध जी.आर. शर्मा ने मिनेंडर से किया है। पेरीप्लस के अनुसार मिनेंडर के सिक्के भड़ौच में चलते थे। स्ट्रैबो लिखता है कि उसने सिकंदर से भी अधिक प्रदेश जीते थे तथा हाइफेनिस या व्यास नदी पार कर इसेमस या कालिंदी अथवा यमुना नदी, जिसे प्राचीन साहित्य में इक्षुमती कहा गया है, तक पहुंच गया था। मथुरा से उसके तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मिलते हैं। इस प्रकार मिनेंडर एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बना जो झेलम से मथुरा तक विस्तृत था तथा सियालकोट उसकी राजधानी थी। मिलिंद पन्हों में इस नगर का सुंदर विवरण मिलता है। मिनेंडर के कुछ तांबे के सिक्के भी मिलते हैं जिन पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख जैसे महरजस, ध्रीमिकस, मिनेंद्रस, बेसिलियस, सोटेरस, मिनेंद्राय, वेसलियस, डिकेयाय, मिनेंद्राय आदि अंकित मिलते हैं। ध्रमिकस उपाधि से सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था। शिवकोट धातुगर्भ मंजूषा लेख में बियकमित्र तथा विजयमित्र नामक उसके राज्यपालों का उल्लेख मिलता है जो स्वात घाटी में शासन करते थे। मिनेंडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया, बल्कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ बौद्ध भी बना। मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनेंडर का जन्म अलसंद, काबुल के समीप स्थित सिकंदरिया द्वीप के कालसी ग्राम में हुआ था। प्लूटार्क लिखता है कि उसकी मृत्यु के बाद अनेक नगरों में उसकी धातुओं भस्मावशेष के लिए संघर्ष हुआ तथा प्रत्येक नगर में उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया। मिनेंडर के उत्तराधिकारी। मिनेंडर के अंतिम दिनों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है।
उसकी मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर सिक्के प्रचलित करवाए थे। स्ट्रेटो प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी स्ट्रेटो सेकेंड हुआ। इन दोनों का काल यूथिडेमस साम्राज्य के पतन का काल रहा। यूक्रेटाइडीज वंश। यूथिडेमस कुल के विनाश के पश्चात यूक्रेटाइडीज के वंशज शक्तिशाली हुए। इस कुल के दो राजाओं के नाम मिलते हैं, एंटियालकिड्स तथा हर्मियोस। एंटियालकिड्स तक्षशिला का शासक था, जिसने शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस नामक अपना एक राजदूत भेजा। उसने बेस नगर में जाकर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। हर्मियोस यूक्रेटाइडीज वंश का अंतिम हिंद यवन शासक था। उसका राज्य यूपरी काबुल तथा काबुल घाटी के क्षेत्रों तक सीमित था। उसके कुछ सिक्कों के ऊपर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कैटफिसस का नाम उत्कीर्ण मिलता है। यवन आधिपत्य का प्रभाव। बाखत्री यवनों का पश्चिमोत्तर भारत पर शासन सिकंदर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस समय भारत तथा यूनान के सांस्कृतिक संपर्क बहुत अधिक बढ़ गए। एक ओर जहां यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। यवन सम्राट मेनेंडर नागसेन के प्रभाव से बौद्ध हो गया तथा वह अरहत पद तक पहुंच गया। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म, भगवत, भगवान, भगवा अथवा भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कई विद्वानों का मानना है कि भगवत, भागवत और भगवान तथागत बुद्ध को कहा जाता है। इस प्रकार सांचे में ढले हुए मुद्राओं का निर्माण करने की विधि, गांधार कला शैली या हेलेनिस्टिक कला की विधि आदि भारत ने यूनानियों से सीखी। इस प्रकार से हिंद यूनानी शासकों का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।